अमित के पापा को देखकर हैरान रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे धरती उसके चारों ओर घूम रही हो। तभी अमित के मोबाइल की घंटी बजी। अपनी जेब में से मोबाइल निकालते हुए बोला, माँ जी, पापा, आप बैठकर चाय नाश्ता कीजिए, मुझे एक जरूरी कॉल करना है, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर अमित वहां से चला गया। कमली को इस तरह अपनी तरफ घूर कर देखते हुए अमित के पापा हड़बड़ाते हुए बोले, क्या क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों घूर कर देख रही हैं? अमित के पापा की आवाज सुनकर कमली हड़बड़ाते हुए बोली, आप यशोधर बाबू ही हो ना? हाँ, मेरा नाम यशोधर बाबू ही है। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं और मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? अमित के पापा ने हैरानी से कहा। ये सुनकर कमली की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें हड़बड़ाते हुए जल्दी में बोली, मैं कमली, याद है ना? वहाँ अस्पताल में आज से लगभग 23-24 साल पहले आपने मेरा बच्चा गोद लिया था। ये सुनकर अमित के पापा चौंके और हैरान होकर बोले, आप कमली जी हैं? हाँ हाँ, आपने मुझे पहचान लिया। मैं वही अभागन माँ हूँ जो पल पल अपने बच्चे को इतने समय से एक नज़र देखने के लिए तरस रही हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप मुझे एक बार मेरे बच्चे की सूरत दिखा दीजिए, मैं उसे देखकर तसल्ली कर लूँगी और आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। ये सुनकर अमित के पापा बोले, आप अपने बेटे से जरूर मिलना, लेकिन पहले आप कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। अमित के पापा की बात सुनकर कमली कुर्सी पर बैठ गई। तभी अमित के पापा भी कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद अमित के पापा ने कहा, मैं आपको आपके बच्चे से तो जरूर मिला दूंगा, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप उसे कुछ मत बताइएगा, क्योंकि हमने आज तक उसे कुछ नहीं बताया है। अगर कहीं उसे सच्चाई मालूम पड़ी तो वह मुझसे दूर न चला जाए, वह मेरे बुढ़ापे का सहारा है। ये कहते हुए अमित के पापा का गला भराया। तब कमली ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे बेटे को हमारे से एक बार मिलवा दीजिए, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, भगवान जी की सौगंध। जब अमित के पापा बोले, आप अपने बेटे से तो कब का ही मिल चुकी हैं। ये सुनकर कमली हैरान होते हुए बोली, मैं हमारे बेटे से मिल चुकी हूँ? तब कुछ देर सोचकर वह बोली, यानी अमित ही हमारा बेटा है? ये सुनकर अमित के पापा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, अमित आपका ही बेटा है। ये सुनकर कमली की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। अमित मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। ये कहते कहते उसका गला भराया। मैं अपने बेटे से मिल चुकी हूँ। मेरे बेटे ने अपनी माँ को तो आज सड़क पर बेहोश पड़े हुए पहचान लिया, लेकिन मैं ही अपने बेटे को नहीं पहचान पाई। तब कमली आगे बोली, मैं इतने लंबे समय से पल पल अपने बेटे से मिलने के लिए तरसी हूँ। तभी अमित वहां आ गया। अमित को वह अचानक आया देखकर यशोधर बाबू ने बात पलटी और कहा, अमित बेटा आओ। तभी शेरू वहां टेबल पर चाय नाश्ता रखकर चला गया। अमित एक नजर से अपने पापा को देख रहा था। उसे इस तरह अपनी तरफ देखते हुए देखकर अमित के पापा बोले, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? जल्दी आओ वरना चाय नाश्ता ठंडा हो जाएगा। चलो सब एक साथ चाय नाश्ता करते हैं। ये कहकर अमित के पापा वापस बैठने को हुए। तभी अमित पास आते हुए बोला, पापा, आपने मुझसे ये छुपाया कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ और ये मेरी सगी माँ है। हाँ पापा, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये कहकर अमित रो पड़ा। ये सुनकर अमित के पापा बोले, बेटा ये बात ये है कि नहीं पापा, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। आपने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया और आप आज खुद को मेरी सगी माँ बता रही हो, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। इतने समय से आप कहाँ थीं और जन्म देते ही आपने मुझे अपने से अलग कर दिया, तो फिर आज अपने आप को मेरी सगी माँ बताकर किस महानता का काम कर रही हो आप? अमित गुस्से में बोला। तब कमली बोली, बेटा बेटा। तब अमित बोला, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। ये कहकर वह गुस्से में जाने को हुआ। तभी यशोधर बाबू बोले, अमित बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? बेटा पहले मेरी बात तो सुन लो। क्या कभी भी तुम्हें ऐसा लगा है कि मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ सौतेलेपन का परायो जैसा व्यवहार किया है? बेटा, क्या कभी भी तुम्हें लगा है कि हमने तुमसे अपने सगे बेटे से बढ़कर प्यार नहीं किया? बेटा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद क्या कभी भी मेरे प्यार में तुम्हारे प्रति कोई कमी आई है? बोलो बेटा। ये सुनकर अमित गुस्से में बोला, तो फिर आप लोगों ने मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई? ये सुनकर कमली बोली, बेटा तुमको मारे से भी काफी शिकायत है, लेकिन आज मैं तुम्हें सारी बातें सच सच बता दूंगी, जिससे तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे
उसके बाद तुम्हें जो सही लगे वह करना, और तुम्हारे को जो सजा देंगे वह हमारे को मंजूर है। लेकिन बेटा, एक बार हमारी बात सुन लो। तुझे अपने आप से अलग करना मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, मेरी मजबूरी थी, मैं मजबूर थी। मारे को पता है बेटा कि अपने दिल पर पत्थर रखकर और तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए मैंने तुझे अपने से अलग कर दिया। बेटा, तुम्हारी याद में और तुमसे मिलने की चाहत में मैं इतने सालों से पल पल तड़पती हूँ। ये सुनकर अमित बोला, ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपकी जो आपने मुझे जन्म देते ही अपने आप से अलग कर दिया, बताओ। ये सुनकर कमली बोली, हाँ बेटा, आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। ये कहकर कमली ने अमित को शुरू से लेकर अपने घर से निकाले जाने और अमित को उसके सड़क पर बेहोश पड़े मिलने तक की सारी बात विस्तार से बता दी। और फिर कमली लंबी सांस लेकर बोली, मैं तो एहसानमंद हूँ यशोधर बाबू और उनकी देवी जैसी पत्नी की, जिसने मारी जैसी अभागन के बच्चे को अपनाकर अच्छी जिंदगी देने के बारे में सोचा, वरना हमारे माँ बाप शायद जन्म लेते ही तुम्हें जान से मार ही देते। कहकर कमली रो पड़ी। कमली की बात सुनकर अमित को बहुत दुख हुआ और वह हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अपने गुस्से से आपसे पता नहीं क्या क्या कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर कमली उसे गले लगाते हुए बोली, बेटा, भगवान ने हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, लेकिन बेटा अब मैं तुझे मारे से दूर नहीं होने दूंगी। सच कहते हैं लोग कि भगवान देर सवेर सबकी सुनता है। शायद भगवान से मारा तेरे याद में और तुझे देखने की इच्छा में पल पल तड़पना भगवान जी से देखा न गया, इसलिए उसने आज हमें मिला ही दिया। कमली से अलग होकर अमित गुस्से में बोला, माँ जी, एक बार उस दरिंदे का पता बता दीजिए जिसने आपकी जिंदगी नरक बना दी, मैं उसे उसके किए की सजा देकर रहूंगा। ये सुनकर कमली बोली, बेटा, उस दरिंदे को तो उसके किए की सजा भगवान ने दे दी। ये कहकर कमली ने केशव की मौत कैसे हुई और उसे भगवान जी ने कैसे अपने किए की सजा दी सारी बात बता दी। फिर अमित अपने पापा के सामने हाथ जोड़कर बोला, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। अरे मैं तो आपका एहसानमंद हूँ, जिसने एक बेसहारा और बेबस लाचार औरत से उसके बदकिस्मत बच्चे को गोद लेकर अच्छा जीवन दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। ये सुनकर अमित के पापा भरे हुए गले से अमित का कान पकड़कर बोले, खबरदार, जो आज के बाद में एहसान की बात भी की तो। अरे एक बाप कभी भी अपने बच्चों पर एहसान नहीं करता बेटा। अरे हम तो शुक्रगुजार हैं उस भगवान के जिसने हमें तुम जैसा बेटा दिया। तुम्हारे आने से हमारी बेरंग जिंदगी में हरियाली आ गई है बेटा, तुम मेरे सब कुछ हो। ये कहकर अमित के पापा ने अमित को गले से लगा लिया। अमित पापा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। फिर अमित के पापा उसे अपने आप से अलग करते हुए बोले, अरे भाई, चाय नाश्ता भी करना है कि ठंडा ना हो जाए। अपने पापा की आवाज सुनकर अमित मुस्कुरा दिया और सभी ने एक साथ चाय नाश्ता किया। तीनों हिल मिलकर रहने लगे। अमित अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसकी बहुत इज्जत करता था। कमली, जो पल पल भगवान को अपने नसीब को लेकर कोसती थी, वह अब अपने बेटे से मिलने पर भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी और कह रही थी, भगवान जी, आपके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आपने आखिर मेरे बेटे से मुझे मिला ही दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से अमित बहुत परेशान था। उसे इस तरह से परेशान देखकर अमित के पापा और कमली ने लाख बार उससे पूछा कि बेटा क्या परेशानी है, लेकिन अमित सुनकर हंसकर टाल देता और कहता, कुछ नहीं, बस ऑफिस के काम का ज्यादा भार है ना, इसलिए थोड़ा दिमाग खराब रहता है। जब अमित ने अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई तो एक दिन कमली रात को खाना खाने के बाद उसके कमरे में गई। कमली को अपने कमरे में आए देखकर अमित अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोला, माँ जी, आप, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। ये सुनकर कमली उसके पास बैठते हुए बोली, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। चाहे मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, लेकिन तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है। बेटा, चाहे तुम कितना भी झूठ बोलने की कोशिश करो, लेकिन मुझसे अपनी परेशानी नहीं छुपा सकते। बताओ क्या बात है। अपनी माँ की ये बात सुनकर अमित की आंखों में आंसू आ गए। तब कमली ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटा, सच सच बताओ कि क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कमली की बात सुनकर अमित कमली के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसे रोते हुए देखकर कमली ने कहा, हाँ बेटा, बताओ क्या बात है। तब अमित ने अपने आंसू पोंछे और बोला,
माँ, जब मैं कॉलेज में था तब से ही मैं पूर्वी से बहुत प्यार करता हूँ। माँ, मैं और पूर्वी एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़े लिखे हैं और कॉलेज के बाद एक साथ ही ऑफिस में काम करते हैं। माँ, पूर्वी और मैं एक दूसरे से शादी कर हमेशा के लिए जीवन भर के बंधन में बंधना चाहते थे। माँ, पूर्वी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन पता नहीं अब वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। ये कहकर अमित चुप हो गया। उसे चुप और खोए हुए देखकर कमली बोली, और बताओ बेटा कि क्या किया है पूर्वी ने तुम्हारे साथ, बताओ। ये सुनकर अमित बोला, माँ, पिछले 1 महीने से पूर्वी ऑफिस नहीं आ रही है। माँ, इस 1 महीने में मैंने प्रतिदिन न जाने कितनी बार उससे फोन पर बातें करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में तो उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया, पूरी घंटी बजने से पहले ही काट देती। और जब मैंने फोन करना नहीं छोड़ा तो कुछ दिन बाद उसने अपना नंबर ही बदल लिया। माँ, मैं उससे मिलने उसके घर भी गया था, लेकिन उसके माँ पापा ने मुझसे कहा कि पूर्वी मुझसे मिलना नहीं चाहती। जब मैं अपनी बात पर अड़ गया कि मैं पूर्वी से मिले बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, तो पूर्वी मेरे सामने आई, सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं। ये कहकर वह अपने कमरे में चली गई। माँ, पूर्वी को देखकर लग रहा था कि वह बहुत बड़ी परेशानी में है। माँ, उसके बाद मैंने पूर्वी से बहुत बार मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके माँ पापा ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। एक दिन माँ, मैंने पूर्वी को उसकी माँ के साथ मंदिर जाते हुए देखा। उसकी माँ जब उसे मंदिर के सामने खड़ा कर पूजा का सामान लेने के लिए दुकान पर गई, तो मैंने मौका पाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह मुझसे बात ही नहीं करना चाहती थी। मुझे देखकर वह नजरें चुरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर उसकी नज़र मुझसे मिली और तो कहीं वह रो ना पड़े। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं उसके साथ हूँ, वह मुझे बताए कि आखिर में वह किस तकलीफ में है। माँ, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ, तब भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि वह किस तकलीफ में है और आखिर में मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। तभी उसकी माँ वहाँ आ गई और मुझे वहाँ देखकर बोली कि अगर मैंने फिर से उससे मिलने की कोशिश की तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पूर्वी का हाथ पकड़कर जाते हुए उसने मेरी तरफ देखकर गुस्से में कहा कि आइंदा मैं पूर्वी से ना मिलूं, और ये भी बताया कि अब कुछ ही दिनों में पूर्वी की शादी है। माँ, उसकी शादी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं पूर्वी से बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करती है। कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो पूर्वी मुझसे छुपा रही है और मुझे बताना नहीं चाहती। माँ, मैं पूर्वी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन पूर्वी को दुखी नहीं देख सकता। पूर्वी की माँ की बात सुनकर मैं वहां से चला आया, लेकिन मैं पूर्वी की आंखों में छुपा दर्द देखकर समझ गया कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती है। माँ, उसके बाद मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर में पूर्वी की शादी हो रही है, कैसा इंसान है। पूछताछ करने पर मुझे उस व्यक्ति के बारे में पता चला, तो मैं हैरान रह गया कि आखिर में पूर्वी के माँ बाप पूर्वी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और पूर्वी जैसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की ऐसे इंसान से शादी करने पर कैसे राजी हो गई। माँ, पूर्वी की जिससे शादी हो रही है वह इंसान पूर्वी के पापा यानी लगभग मेरे पापा की उम्र का है, और उसके 2 बच्चे हैं जो मेरे और पूर्वी की उम्र के हैं। उसकी बीवी उसकी गलत आदतों की वजह से उसे तलाक लेकर अलग रहती है, और उसके बच्चे भी उसके साथ ही रहते हैं। वह आदमी कोई छोटे मोटे कपड़ों की दुकान लगाता है। उसके बारे में और ज्यादा पूछताछ करने पर पता चला कि वह इंसान एक नंबर का अय्याश और शराबी और बदमाश किस्म का आदमी है। उसकी गलत आदतों की वजह से उसकी बीवी ने उसे तलाक दे दिया। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उसकी गलत आदतों की वजह से उससे बात भी नहीं करना चाहते। माँ, जब मुझे ये पता चला तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। माँ, मैंने पूर्वी से बात करने की बहुत कोशिश की, उससे मिलने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मैं उसके घर गया और उसके पापा के लाख मना करने पर भी जबरदस्ती पूर्वी से मिलने उसके कमरे में पहुंच गया। लेकिन माँ, पूर्वी ने बिना कोई मेरी बातों का जवाब दिए मेरे ही गाल पर थप्पड़ देकर और ये कहकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया कि मैं खुद बालिग हूँ और अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझती हूँ। तुम कौन होते हो मुझे अपने अच्छे बुरे के बारे में बताने वाले? आइंदा कभी मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये कहकर उसने मुझे अपने कमरे से बाहर जबरदस्ती निकाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। पूर्वी ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ कहते हुए उसे कितना दुख हो रहा होगा।
माँ, कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो पूर्वी मुझसे छुपा रही है, जिसकी वजह से पूर्वी अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही है। माँ, परसों पूर्वी की शादी है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। तुम ही बताओ माँ। ये कहकर अमित अपनी माँ के गले लग गया। अमित की बात सुनकर कमली काफी परेशान हो गई और अमित से बोली, बेटा, भगवान तुम्हारा साथ जरूर देंगे। सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। तुम देखना, तुम्हें पूर्वी जरूर मिलेगी। ये हमारा दिल कहता है बेटा। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अब रात काफी हो गई है, तुम सो जाओ। ये कहकर कमली अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आ गई। बार बार उसके कानों में अमित की बातें गूंजती रहीं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे भी तो क्या करे। वह रात भर इधर से उधर करवटें बदलती रही। तभी उसके सामने अपने अतीत में अपने साथ घटी घटना और उसके माँ बाप द्वारा उसे जबरदस्ती चुप रहने पर मजबूर करना, ये सब कुछ याद आने लगा। तभी अचानक उसके दिमाग में आया, जो मेरे साथ हुआ है ये पूर्वी के साथ तो नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे साथ घटित हुआ है वह पूर्वी के साथ भी घटित हुआ हो और अपने माँ बाप के दबाव की वजह से वह अमित को कुछ बता भी नहीं पा रही हो और समाज में उसके परिवार की बदनामी ना हो, इस वजह से वह उस उम्र दराज आदमी से शादी करने पर मजबूर हो गई हो। हाँ हाँ, मेरा दिल कहता है कुछ ना कुछ तो ऐसी ही बात है, लेकिन मैं उस मासूम बच्ची की जिंदगी अपनी तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उसके माँ बाप को समाज के डर से उस बच्ची को आग में झोंकने नहीं दूंगी। मैं अपने अमित और उस मासूम बच्ची को मिलवा कर ही रहूंगी। जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं उस मासूम बच्ची के साथ कभी नहीं होगा, कभी नहीं। ये सोचते हुए कमली की आंखों से खून बरसने लगा। वह सारी रात इधर से उधर करवटें बदलती रही और योजना बनाती रही कि आखिर में मैं ऐसा क्या करूं जिससे सच्चाई सबके सामने आ जाए और अमित और पूर्वी हमेशा के लिए एक हो जाएं। सुबह सुबह अमित रोजाना की तरह नाश्ता करके ऑफिस चला गया और अमित के पापा भी अपना नाश्ता करके और टिफिन लेकर ऑफिस चले गए। उनके जाने के बाद भी कमली इसी उधेड़-बुन में लगी रही। अब उसके पास सिर्फ आज का दिन था। उसे जो करना है वह सिर्फ आज ही करना है। ये सोचकर वह अपने प्लान के मुताबिक अमित से फोन कर उससे पूर्वी के घर का नंबर पता कर अपने नौकर शेरू के हाथों लिखवा लिया। पता लिखने के बाद शेरू बोला, माँ जी, इस घर को और इस घर के लोगों को तो मैं जानता हूँ। ये सुनकर कमली बोली, वह कैसे बेटा? तब शेरू बोला, माँ जी, इस घर में पहले काम करता था, लेकिन इस घर की आंटी और अंकल बहुत ज्यादा काम कराते थे और पगार भी बहुत कम देते थे। ऊपर से सारे दिन लड़ना झगड़ना अलग से, इसलिए तंग आकर मैंने किसी बहाने से वहाँ काम करना छोड़ दिया। उसके बाद कोई भी काम वाली या मेरे जैसा लड़का वहाँ जाकर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि वह लोग उनके स्वभाव के बारे में जानते हैं। घर में अंकल आंटी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, लेकिन हाँ, पूर्वी दीदी बहुत अच्छी हैं। वह सबसे अच्छे से बात करती हैं। ये सुनकर कमली शेरू से बोली, शेरू, मुझे इस घर तक ले चलो और हाँ, अगर तुमसे वह लोग कुछ मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि मैं तुम्हारी मासी हूँ और कोरोना की वजह से मेरा काम छूट गया है, इसलिए काम करने की तलाश में मैं उनके पास गई हूँ। ये सुनकर शेरू बोला, लेकिन क्यों माँ जी, वहाँ पर आप काम वाली बनकर क्यों जाओगी? ये सुनकर कमली बोली, शेरू बेटा, वह क्या है ना, तुम्हारी पूर्वी दीदी तुम्हें अच्छी लगती है ना, तो पूर्वी और अमित भैया एक दूसरे से प्यार करते हैं और पूर्वी के माँ पापा उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, इसलिए वह लोग पूर्वी को अमित से मिलने नहीं देना चाहते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पूर्वी के पास जाकर और किसी तरह तुम्हारे अमित भैया से उसे मिला दूं, इसलिए मैं वहां जाना चाहती हूँ। समझ गए ना? ये सुनकर शेरू बोला, हाँ माँ जी, मैं सब कुछ समझ गया। वैसे भी पूर्वी दीदी भी मेरी छोटी बहन जैसी हैं। अगर पूर्वी दीदी और अमित भैया हमेशा के लिए एक हो जाएं, तो भला इससे अच्छी बात और क्या होगी। और मेरी पूर्वी दीदी भी इस घर में आ जाएंगी। माँ जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आप निश्चिंत होकर वहां जाइए। मैं उन लोगों को बोल दूंगा कि आप मेरी मौसी हैं। ये सुनकर कमली बोली, अच्छा बेटे, अब चलते हैं। शेरू ने कमली को पूर्वी के घर के आगे छोड़ दिया और इशारे से बता दिया कि ये है पूर्वी का घर। कमली को वहां छोड़कर शेरू वहां से चला गया। पूर्वी के घर जाकर उसने पूर्वी के घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा उसकी माँ ने खोला। दरवाजा खोलकर उसकी माँ ने कमली को हैरानी से और प्रश्नों भरी नजरों से देखा।
उसे इस तरह अपनी तरफ घूर कर देखते हुए कमली बोली, "हमारा नाम कमली है। मैं पास के मोहल्ले में रहती हूँ। जो पहले आपके घर काम करता था ना, शेरू, उसकी मौसी हूँ। मैं काम की तलाश में हूँ। कई जगह काम ढूंढा लेकिन नहीं मिला तो शेरू ने मुझे बताया कि किसी कारणवश उसे आपके यहाँ से काम छोड़ना पड़ा। उसके जाने के बाद आपको कोई अच्छी काम वाली या काम करने वाला लड़का नहीं मिला, इसलिए उसके कहने पर मैं आपके पास एक उम्मीद लेकर आई हूँ। काफी कोशिश करने के बाद भी कोई काम नहीं मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके घर कुछ काम हो तो मुझे बताओ, जिससे आपका भी काम हो जाएगा और मुझे और मेरे बच्चों को भी 2 वक्त का खाना नसीब हो जाएगा। ये सुनकर पूर्वी की माँ बोली, अरे जान ना पहचान और मैं तेरा मेहमान, ऐसे कैसे तुझे काम पर रख लें? तुझे हम जानते भी नहीं हैं। कल को क्या भरोसा तेरा कि तू घर को साफ कर भाग गई तो हम कहाँ पकड़ेंगे तुझे? ये सुनकर कमली बोली, अरे मेम साहब, अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है ना, तो ये रहा मेरा आधार कार्ड। ये कहकर उसने अपना आधार कार्ड निकाला जो कुछ ही दिन पहले अमित ने उसे बनवाकर लाकर दिया था। और ये रहा हमारा मोबाइल। जब मैं काम पर हूँ तो आप मेरा मोबाइल और हमारा आधार कार्ड अपने पास रख लिया करो और जब वापस जाऊं तो दे दिया करो। हमारे मोबाइल में हमारे फोटो नंबर सब कुछ हैं और आधार कार्ड में पूरा पता है। मेम साहब, आप इन्हें रख लो और आपके पुराने नौकर शेरू पर आपको विश्वास है ना, तो उससे फोन करके भी पूछ लो, लेकिन हमारे को काम पर रख लो। मुझे काम की बहुत जरूरत है। इस कोरोना की वजह से हमारा काम धंधा सब बंद हो गया, नहीं तो मैं और हमारा आदमी दोनों मिलकर सड़क पर चाट पकौड़ी का ठेला लगाते थे। लेकिन इस कोरोना काल की वजह से हमारा धंधा बिल्कुल ही चौपट हो गया और हमारे बच्चे भूखे मरने की कगार पर आ गए। मेम साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मुझ जैसे गरीब को काम पर रखकर, जिसे मुझ जैसे गरीब के बच्चों को 2 वक्त का खाना तो नसीब होगा। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर जैसे पूर्वी की माँ का दिल पिघल गया और वह बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुझे काम पर रख लूंगी, लेकिन पहले शेरू से पूछ कर तो तसल्ली कर लूं। ये कहकर उसने अपना मोबाइल निकालकर शेरू को फोन लगाया। उधर से शेरू पहले ही बोल पड़ा कि आंटी जी, मेरी मौसी आपके पास आई होगी, काम की तलाश में बहुत दुखी है। आपसे विनती है कि उसे काम पर रख लो। बेचारी बहुत ज्यादा परेशान है। वह बहुत अच्छा काम करेगी, आपको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं देगी। ये सुनकर पूर्वी की माँ अंदर ही अंदर खुश होते हुए बोली, लेकिन अपनी पगार कितनी लेगी तुझे काम पर रखने से पहले, ये भी तो जान लूं। ये सुनकर कमली हाथ जोड़कर बोली, मेम साहब, आप जो भी हंसी खुशी हमारे को दे देंगी, मैं आंख बंद करके वह ले लूंगी। ऐसे बिना काम धंधे के घर पर बैठे से तो अच्छा है कि मैं 2-4 रुपए कमाऊं, जिससे हम हमारा काम दोबारा चलने तक हमारे बच्चों का पेट भरेगा। ये सुनकर पूर्वी की माँ सोचते हुए बोली, ठीक है, 4,000 रुपए दूंगी महीने के, अगर सही लगे तो काम करो वरना जाओ। ये सुनकर कमली हाथ जोड़कर बोली, मेम साहब, थारी बड़ी मेहरबानी है, आपने हमें काम पर तो रख लिया। 4,000 बहुत है हमारे लिए। इस कोरोना में तो कोई पगार की बात करना तो दूर, काम पर ही नहीं रखना चाहता। मेम साहब, थारे पास आने से पहले मैंने बहुत लोगों से मारे को काम पर रखने की विनती की, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि 2,000 में भी मैं घर का झाड़ू पोछा कर लूंगी, लेकिन लोग काम पर ही रखने को राजी नहीं हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी मेम साहब, जो आपने मारे को काम पर रख लिया। ये सुनकर पूर्वी की अम्मा बोली, चल अब ज्यादा बातें ना कर, सफाई पर लग जा। हाँ, मेरी बेटी की कल शादी है, इसलिए आज मुझे पूरा घर अच्छे से साफ करवाना है, तुझसे समझी ना। और हाँ, कल जल्दी सुबह जल्दी आ जाना काम पर, वैसे आज का काम तो खत्म कर। ये कहकर पूर्वी की माँ अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे में जाते ही कमली ने घर की साफ सफाई शुरू कर दी। साफ सफाई करते हुए वह पूर्वी के कमरे में चली गई। पूर्वी उस वक्त गुमसुम तकिए पर अपना सर रखकर और आंखें बंद किए हुए लेटी थी। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा दुखी हो। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ झलक रहा था। कमरे में किसी के आने की आहट पाकर पूर्वी की आंख खुल गई और वह हड़बड़ाते हुए बोली, आप कौन और यहाँ मेरे कमरे में क्यों आई हो? ये सुनकर कमली मुस्कुराते हुए बोली, हमारा नाम कमली है और मैं तुम्हारी काम वाली बाई हूँ। तुम्हारी माँ ने ही मुझे यहाँ झाड़ू पोछा के लिए रखा है। दीदी मेम साहब का कहना है कि कल तुम्हारी शादी है, इसलिए आज पूरा घर अच्छे से साफ करना है, इसलिए थारे कमरे की भी सफाई करने के वास्ते मैं यहाँ आ गई।
ये सुनकर पूर्वी बोली, हाँ हाँ, जल्दी से मेरे कमरे की सफाई भी कर लो, मुझे अकेले रहना है। ये सुनकर कमली बोली, ठीक है दीदी। कमली पूर्वी की तरफ ध्यान रखे हुए थी। पूर्वी जैसे अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाने का असफल प्रयास कर रही हो। जब पूर्वी का ध्यान कमली की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, तो कमली काम करने के बहाने अपने साथ लाया हुआ एक छोटा सा खुफिया कैमरा, जो उसने शेरू से मंगवाया था और शेरू से उसे चालू बंद करना भी सीख लिया था, उससे पूर्वी के कमरे में रखे हुए एक प्लास्टिक के गुलदस्ते में छिपा दिया, जिससे वह कैमरा किसी को बाहर से बिल्कुल भी नजर ना आ सके और कैमरे में सारे कमरे की घटना अच्छे से कैद हो जाए। कैमरा छुपाने के बाद और घर की सफाई करने के बाद कमली वापस अपने घर आ गई। शाम को जब अमित घर से वापस आया तो बोला, माँ, आपने पूर्वी के घर का पता लगा लिया ना? आप गई थी ना वहाँ? पूर्वी कैसी है? आपने कुछ बात की पूर्वी से और उसके घर वालों से? ये सुनकर कमली मुस्कुराते हुए बोली, बेटा चिंता मत करो, देखना कल पूर्वी की शादी उस हैवान से नहीं होगी। ये सुनकर अमित हैरान होते हुए बोला, लेकिन वह कैसे माँ? तब कमली मुस्कुराते हुए बोली, बेटा अपनी माँ पर विश्वास है ना तुझे, तो अपनी माँ पर विश्वास कर। अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं शाम के चाय नाश्ते के लिए शेरू से बोलती हूँ। ये सुनकर अमित बोला, ठीक है माँ, और अपने कमरे में चला गया। कमली अब कल की योजना की अपने मन ही मन में तैयारी करने लगी। सुबह अपनी योजना के मुताबिक कमली पूर्वी के घर कामवाली बनकर गई। बारात आने वाली थी। पूर्वी दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। तभी कमली वहां आ पहुंची और साफ सफाई करने के बहाने उसने गुलदस्ते में छिपा हुआ कैमरा निकाल लिया और अकेले में जाकर उसे देखने लगी और उसे देखकर हैरान रह गई। फिर उसने अमित को फोन कर सारी बातें बता दी। कैमरे में छुपी बातें देखकर कमली पूर्वी के पास गई और पूर्वी से बोली, पूर्वी बेटा। ये सुनकर पूर्वी बोली, आप यहाँ तो आपने सफाई कर ली है ना, फिर आप यहाँ क्या कर रही हो? तब कमली बोली, बेटा मैं कोई सफाई वाली व काम वाली नहीं हूँ, मैं अमित की माँ हूँ बेटा। अब मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है? ये सुनकर पूर्वी अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोली, मैंने अमित से भी कहा था और आपसे भी कहती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाइए यहाँ से। तब कमली ने कैमरा दिखाते हुए पूर्वी से बोली, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कल साफ सफाई के बहाने मैं ये कैमरा तुम्हारे कमरे के गुलदस्ते में छिपा कर रख गई थी। आज जब तुम्हारे साथ हुई घटना के बारे में तुम्हारी माँ और तुम्हारे बीच बातें हो रही थीं, तो वह सारी बातें इस कैमरे में कैद हो गईं, जिससे साफ पता चलता है कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है और तुम्हारी माँ बापू तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम पर ही दबाव बना रहे हैं। बेटा मुझ पर विश्वास रखो, अमित पर विश्वास रखो बेटा, मुझे सच्चाई बताओ। ये सुनकर पूर्वी रो पड़ी और कमली के गले लग गई। तब कमली ने उसे प्यार से चुप कराया। तब पूर्वी बोली, माँ जी आप जानती हो कि मेरा बलात्कार हुआ है, मैं कैसे बताती अमित को ये सच्चाई? अगर अमित ये जानता तो पता नहीं वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करता। माँ जी अपने घर वालों की नफरत तो बिना किसी गलती के भी सहन कर चुकी हूँ। अब अमित की नफरत सहन करने की शक्ति मुझ में नहीं थी। मेरे घर वालों ने मुझे किसी को कुछ भी बताने के लिए मना किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने ये सच्चाई किसी को बताई तो वह मुझे जान से मार डालेंगे और खुद भी अपनी जान दे देंगे। माँ जी, वह दरिंदा जिससे आज मेरी शादी होने वाली है, वह मेरे मामा के दूर का रिश्तेदार है। इस वजह से वह मेरे पापा को भी जानता है, इसलिए हमारे घर किसी न किसी बहाने से आता जाता है। मुझे उसका घर आना जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वह गंदी ही नजरों से मेरी तरफ देखता था। लेकिन माँ पापा से जब मैंने इस बारे में बात की तो उन्होंने उल्टा ही मुझे ही डांट दिया और कहा, खबरदार, जो आगे से उसके बारे में ऐसी बात बोली तो वह ऐसा वैसा इंसान नहीं है, समझी तुम? वह तो तुम्हें एक बेटी की तरह ही रखता है। आइंदा ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना। जब पिताजी से कहा तो पिताजी से भी मुझे इसी तरह डांट कर चुप करवा दिया, क्योंकि पिताजी उसे बहुत मानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन उन्होंने मेरे बापू से फोन कर किसी काम के लिए कुछ कागज लेने के लिए मिलने के लिए कहा, तो मेरे पिताजी ने कहा कि वह मेरी माँ के साथ किसी काम से बाहर आए हुए हैं। तब उस दरिंदे ने कहा कि उसे उन कागजों से कुछ काम है, क्या पूर्वी घर पर है? तब मेरे पिताजी ने कहा, हाँ, पूर्वी जो कागज तुम्हें चाहिए वह पूर्वी से ले आओ। मेरे पिताजी ने मुझे फोन कर कह दिया था
कि वह दरिंदा अगर घर पर कुछ जरूरी कागज लेने आएगा, इसलिए मैं उनके कमरे में से वह कागज निकालकर उसे दे दूं। ना चाहते हुए भी पिताजी की डर की वजह से मुझे हाँ करनी पड़ी। दरिंदा तो इसी मौके की तलाश में था। वह कागज लेने के बहाने घर आया। जब मैं अपने पिताजी के कमरे में रखे कागज लेने अंदर गई, तो उस दरिंदे ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं डरकर बचने के लिए इधर उधर भागने लगी, लेकिन उस दरिंदे ने मुझे दबोच लिया और मेरे साथ जबरदस्ती मेरा बलात्कार, ये कहकर पूर्वी रोने लग गई। और रोते रोते पूर्वी कहने लगी, और उसके साथ आया उसके दोस्त ने मेरी रेप की वीडियो और कुछ फोटो बना ली। जब उसके जाने के बाद मेरे माँ पापा घर आए, तो मैंने सारी बातें उन्हें बताईं। ये सुनकर मेरे पापा गुस्से में हो गए और उस दरिंदे को उसके किए की सजा देने के लिए उसके पास जाने लगे। तभी वह दरिंदा वहां आ गया और वीडियो और फोटो दिखाते हुए बोला कि अगर मेरे माँ पापा ने ये बात किसी को बताई, तो मेरी वीडियो और फोटो इंटरनेट पर डाल देगा, जिससे मैं कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, न ही मेरे घर वाले कहीं मुंह दिखाने के लायक रहेंगे। माँ जी, मेरे घर वाले और मैं बहुत डर गए। तब मेरे पिताजी ने कहा कि वह इसके बदले क्या चाहता है, तो उस दरिंदे ने मुझसे शादी करने की इच्छा सबके सामने रख दी। ना चाहते हुए भी मेरे माँ पापा को उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि अगर वह लोग पुलिस में शिकायत करते या उनकी बात नहीं मानते, तो वह मेरी फोटो और वीडियो इंटरनेट पर डाल देता। मेरी और मेरे माँ बाप की बदनामी ना हो, इसलिए मेरे माँ पापा ने उससे शादी करने का फैसला ले लिया। मैंने उसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं उस दरिंदे को सजा दिलाकर रहूंगी। लेकिन मेरे माँ पापा ने अपने समाज की दुहाई देकर मुझे चुप रहने पर मजबूर कर दिया और कहा कि अगर मैं उस दरिंदे से शादी नहीं करूंगी, तो वे लोग मुझे जान से मार डालेंगे और खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। माँ जी, मुझे अपने मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मैं अपने माँ पापा से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए उनकी बदनामी ना हो, उनकी जिंदगी के लिए मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। मैं क्या करती माँ जी, कहकर पूर्वी कमली के गले लग गई। माँ जी, इसलिए मैंने अमित को कुछ नहीं बताया। क्या माँ जी, सब कुछ जानकर अमित मुझसे शादी कर लेता? हाँ पूर्वी, मैं तुमसे शादी करता। मैंने तुम्हारे दिल से प्यार किया है, तुम्हारे तन से नहीं। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, तुम्हारा शरीर नहीं। कहते हुए अमित अंदर आ गया। अमित को देखकर पूर्वी हैरान और परेशान हो गई। तब अमित ने कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया है पूर्वी। अमित को वहां आया देखकर कमली दोनों को अकेले छोड़कर वहां से चली गई। अमित ने आगे बढ़कर अपने हाथ में पूर्वी का हाथ लेते हुए कहा, पूर्वी, क्या तुझे मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं था? तुम्हें मेरे प्यार पर इतना भी भरोसा नहीं था? इतनी तकलीफ, इतना दर्द अकेले उठाया तुमने? ये कहकर अमित ने दोनों हाथों में पूर्वी का चेहरा ले लिया और रोते हुए बोला, इतनी दर्द, इतनी तकलीफ सब कुछ अकेले सहती रही? क्या तुम्हें अपने प्यार पर इतना भी भरोसा नहीं था कि मुझे एक बार सब कुछ सच सच बता देती? मैंने हमेशा तुमसे सच्चा प्यार किया है, तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारे दिल से प्यार किया है। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। ये सुनकर पूर्वी फूट फूट कर रोने लग गई और बोली, मुझे माफ कर दो अमित। तब अमित ने प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लिया और चुप कराते हुए बोला, बहुत हो गया पूर्वी, अब तुम नहीं, वह दरिंदा रोएगा, उसको उसके किए की सजा मैं देकर रहूंगा, बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। कहते हुए अमित की आंखों से शोले बरसने लगे। वह गुस्से में तिलमिला उठा। शाम को शादी का मंडप सजा हुआ था। कोरोना की वजह से बहुत ही कम लोग शादी में शामिल हुए थे। वह उम्रदराज व्यक्ति दूल्हा बनकर पूर्वी से विवाह रचाने आ गया था। बरमाला के बाद फेरों का मुहूर्त शुरू हो गया था। रस्म शुरू हुई। अचानक वहां पुलिस आ गई। पुलिस को वहां आई देखकर सब घर वाले घबरा गए। पुलिस के आते ही पूर्वी मंडप से उठकर कमली के पास आकर उसके पीछे खड़ी हो गई। तब पुलिस को देखकर पूर्वी की माँ बापू बोले, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? तब थानेदार ने अपने साथ आए पुलिस कर्मियों को उस उम्रदराज व्यक्ति सुखवीर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। साथ ही पुलिस कर्मियों ने उसके हाथ में उसे हथकड़ी लगा दी। वह जोर जबरदस्ती अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर पूर्वी के पापा बोले, ये क्या मजाक है इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे शादी के मंडप में हमारे होने वाले दामाद को बिना किसी शिकायत के गिरफ्तार क्यों करने आए हैं?
ये सुनकर थानेदार बोला कि आपकी बेटी ने इस व्यक्ति के खिलाफ उसके साथ बलात्कार करने की और उसकी गंदी फोटो खींचने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की शिकायत की है। इस व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया है और उसकी गंदी तस्वीरें और फोटो उन्हें दिखाकर उसे और आप सब लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, जिससे ये उस लड़की से शादी कर सके। पूर्वी के बलात्कार की खबर सुनकर शादी में उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। सब लोग आपस में कानाफूसी करने लग गए। ये देखकर पूर्वी के पिता और माँ पूर्वी के पास आकर बोले, अब पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर। तब कमली बोली, कैसे माँ बाप हैं आप? अरे आपको अपनी बेटी से ज्यादा इस समाज की चिंता पड़ी है, उस समाज की जो आपकी खुशी को देखकर तो आपसे जलेगा और आपके दुख को देखकर आपका मजाक बनाएगा। उस समाज की चिंता है आपको? अरे अपनी बेटी का साथ देने के बजाय आपने उसे ही चुप करा दिया और इस हैवान का साथ दिया। जरा सोचा है आपने कि अपनी झूठी शान की खातिर आप अपनी बेटी के साथ कितना बड़ा अन्याय करने जा रहे थे? क्या आपकी बेटी कभी सुखी रह पाती? ये सुनकर कमली की माँ बोली, तुम चुप करो, काम वाली हो और काम वाली ही रहो, हमारे परिवार के मामले में दखल देने की कोशिश मत करो। ये सुनकर, काम वाली नहीं माँ है ये मेरी, अमित कहते हुए वहां आया। पूर्वी किस मुसीबत में है और वह क्यों मुझे अपनी परेशानी नहीं बताना चाहती, इन सब का पता लगाने के लिए मेरी माँ काम वाली बनकर आपके घर में आई थी। ये कहकर अमित ने सारी बातें बता दी। सारी बातें बताने के बाद अमित ने लोगों से कहा, जो कुछ भी पूर्वी के साथ हुआ उसमें पूर्वी की कोई गलती नहीं थी। क्या ये सब कुछ जानने के बाद भी ये समाज के लोग इसे गलत ठहराएंगे? अरे समाज के डर से लोग क्या कहेंगे कहकर लड़कियों को चुप करा दिया जाता है, उन्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर दिया जाता है। जिसने उसकी जिंदगी नरक बना दी हो उसके साथ जीवन भर उसे इसलिए साथ रहने पर मजबूर कर दिया जाता है, उनकी समाज में झूठी इज्जत बनी रहे। न जाने कितनी ही लड़कियां इस डर से घुट घुट कर जी रही हैं और न जाने कितनी लड़कियों ने समाज के डर से और अपने घर वालों के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो कुछ पूर्वी के साथ हुआ, अगर आपकी बहन बेटी किसी के भी साथ हुआ होता तो आप सब पर कैसे गुजरती? क्या आप सब भी वही करते जो पूर्वी के माँ बाप करना चाहते थे? अमित की बात सुनकर सभी लोग आपस में चेहरा देखने लग गए। फिर एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, तुम सही कहते हो बेटा, झूठी शान का दिखावा करने के लिए हम लोगों की ऐसी सोच ही बलात्कार जैसी घटना को बढ़ावा देती है। हमारी ही सोच का फायदा उठाकर ये लोग अपनी मनमर्जी करते हैं। अगर हम सब एक दूसरे पर उंगली उठाए बिना सच में एक दूसरे का साथ दें तो फिर किसी की भी बहन या बेटी के साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। बेटा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। एक औरत ने कहा, पूर्वी बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और सुलोचना, तुम कैसी माँ हो जो अपनी ही बेटी को नर्क में धकेलने जा रही थीं? पास ही खड़ी दूसरी औरत ने पूर्वी की माँ से कहा। तब पूर्वी की माँ रोते हुए बोली, तो क्या करती मैं? अगर किसी को भी पता चलता कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है तो हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते और हमारी बेटी से कोई शादी नहीं करता। तब पूर्वी के पापा बोले, और तुम क्या नाम बताया तुमने अपना? अमित। अमित, तुम बातें तो इतनी बड़ी कर रहे हो, क्या ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? ये सुनकर अमित बोला, हाँ पापा, मैं करूंगा पूर्वी से शादी, और किसी और दिन नहीं, अभी और इसी वक्त इसी मंडप में। अमित की बातें सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। तब अमित ने आगे बढ़कर पूर्वी की मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया। उन्हें देखकर पूर्वी के माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए और वह अमित के पास आकर हाथ जोड़कर बोले, हमें माफ कर दो बेटा, हमने पूर्वी के साथ साथ तुम्हारे साथ भी बहुत अन्याय किया है। तब पूर्वी के माँ पापा पूर्वी के पास आईं और हाथ जोड़कर बोले, बेटा हो सके तो हमें माफ कर देना। अपने माँ बापू के मुख से ऐसी बातें सुनकर पूर्वी अपने माँ पापा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। यह देखकर कमली पूर्वी के माँ पापा के पास आकर बोली, इतना बड़ा होता है बेटी का दिल, आप लोगों ने इसके साथ इतना बड़ा अन्याय करना चाहा, लेकिन इसने बिना कोई शिकायत के आपको माफ कर दिया। अब ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इस घटिया इंसान को यहाँ से। ये कहते हुए पूर्वी के पापा ने एक जोरदार तमाचा दूल्हा बने उस दरिंदे के गाल पर मार दिया और धक्के देकर वहां से निकाल दिया। तब अमित बोला, रुकिए इंस्पेक्टर साहब। ये कहकर उस दरिंदे के सामने आया और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारा और उसके मुंह पर थूकते हुए बोला, ले जाओ
इसे मेरी नज़रों से सामने से, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। पुलिस वहां से इसे लेकर चली गई। तब अमित पंडित जी से बोला, पंडित जी, अब जल्दी से हमारी 7 फेरों की रस्म शुरू कीजिए। अरे बेटा, अपने पापा के बिना शादी करोगे क्या? अमित के पापा यशोधर बाबू ने अंदर आते हुए कहा। यशोधर बाबू को देखकर सब लोग उसे देखने लगे। तब अमित ने आगे बढ़कर सबसे कहा, ये मेरे पापा हैं। तब यशोधर बाबू ने आगे बढ़कर कहा, मुझे कमली जी ने सब कुछ सच सच बता दिया है। मुझे गर्व है कि मैं अमित का पापा हूँ और अमित मेरा बेटा है। ये सुनकर पूर्वी के पापा आगे आकर आंखों में आंसू लिए अमित के पापा के गले लग गए। पूरी रस्मों रिवाज से अमित और पूर्वी का विवाह हो गया। शादी के बाद पूर्वी और कमली ने मिलकर एक ऐसी संस्था बनाने की योजना तैयार की जो गांव में घर घर जाकर औरतों के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकर उनकी मदद करने की कोशिश करे और बेसहारा, बेबस और लाचार औरतों, लड़कियों की सहायता कर सके। जब ये योजना पूर्वी और कमली और अमित और उसके पापा को बताई तो इन दोनों ने इस योजना को सफल बनाने में पूरा योगदान देने का वादा किया। अमित के पापा यशोधर बाबू ने जब ये योजना अपने दोस्त पुलिस कमिश्नर शिव प्रसाद को बताई तो शिव प्रसाद ने भी उन्हें जब भी जरूरत पड़े तब पूरी पुलिस सहायता देने का वादा किया। तब पूर्वी और कमली ने महिलाओं और बेसहारा, लाचार औरतों और लड़कियों के लिए संस्था बनाई। शुरुआत में उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। वह गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर औरतों के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में उन्हें बताने और अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती। शुरुआत में तो उन्हें काफी समस्याएं आईं, तब औरतें उनके साथ जुड़ने से डरती थीं। लेकिन जब ऐसे ही 3-4 केस को कमली और पूर्वी की सूझबूझ इतने अच्छे से सुलझा दिया और गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिली, तो महिलाओं का ध्यान भी उस ओर आकर्षित हुआ। कमली और पूर्वी का नाम काफी रोशन हो गया। गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी में उन दोनों के नाम के चर्चे होने लगे। एक दिन जब दोनों नाश्ता कर रही थीं, तो एक औरत भागते हुए उनके पास आई। उस औरत को अपनी तरफ आते हुए देखकर कमली और पूर्वी खड़ी हो गईं। जैसे ही वह औरत पास आई तो कमली हैरान और परेशान होते हुए बोली, गजरी तुम? तब गजरी पास आकर बोली, काकी जी, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। ये सुनकर कमली बोली, क्या हुआ तुम्हारी बच्ची को? तभी गजरी की आवाज सुनकर यशोधर बाबू और अमित भी वहां आ गए। तब गजरी ने कहा कि मेरे ससुराल वालों ने लगातार मेरी कोख में बेटी होने के कारण लगातार 3 बार कोख में ही मेरे बच्चे को मरवा दिया। उस दिन जब मैंने आपको गांव में मंदिर पर प्रसाद दिया था ना, तो मैं उस दिन भी अपने कोख में पल रही बच्ची की रक्षा करने के लिए भगवान के मंदिर आई थी। लेकिन मेरी सास को पता चल गया और वह मुझे खींचकर घर ले गई। वह लोग कई दिन से मुझे अपने बच्चे को अपनी कोख में ही मारने का दबाव बना रहे थे, लेकिन मैं पहले ही उनके आगे मजबूर होकर अपनी 2 बच्चियों को खो चुकी थी। इसलिए उस बच्ची को मैंने पेट में ही मारने से बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन काकी, उन लोगों ने जबरदस्ती ही हमारा बच्चा मुझसे छीन लिया, हमारा जबरदस्ती अबार्सन करवा दिया और सारा इल्जाम आप पर लगा दिया, जिससे उन पर कोई शक ना करे। काकी, सब कुछ जानते हुए भी, मैं सब कुछ जानते हुए भी मैं उस दिन कुछ ना कर सकी, क्योंकि उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वह मुझे भी आपकी ही तरह धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे। उनकी धमकी से मैं डर गई थी और चुप रही। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है काकी जी। आज फिर मेरी कोख में बच्ची है और वे लोग फिर मेरी बच्ची को मारना चाहते हैं। इसे बचा लीजिए काकी जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ये कहकर गजरी कमली के पैरों में झुक गई। तब कमली ने उसे उठाकर गले लगाते हुए कहा, गजरी, जितने वे लोग गुनाहगार हैं तुम्हारी बेटियों को कोख में मारने के लिए, उतने ही तुम भी गुनाहगार हो। तुम्हें उन लोगों के आगे डरकर अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए था, बल्कि अपनी बच्चियों के लिए डटकर खड़ा होना चाहिए था। लेकिन तुम चिंता मत करो, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर कमली ने गजरी को गले लगा लिया। यशोधर बाबू की सहायता से कमली ने पूरी कार्रवाई गजरी के ससुराल वालों का अपराध साबित होने के बाद उन्हें 2 साल की जेल और 50-50 हजार जुर्माना लगाया गया और साथ में ही गजरी और उसके होने वाले बच्चे के लिए नारी निकेतन की सुविधा दी गई और सरकार द्वारा उस बच्ची के 18 साल के होने तक प्रतिमाह उसके लिए सहायता राशि देने की घोषणा की गई। अपनी बच्ची और खुद को न्याय मिलने पर गजरी की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। उसका पति और सास ससुर
उसे अपने किए पर बार बार माफी मांग रहे थे, लेकिन गजरी ने नफरत से उनकी तरफ से मुंह फेर लिया। गजरी को नारी निकेतन में रहने की व्यवस्था की गई। कुछ महीनों बाद गजरी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। गजरी भी कमली और पूर्वी के साथ उनकी संस्था में शामिल हो गई। कमली ने गजरी का गुजारा अच्छे से हो जाए, इसलिए उसके लिए अच्छे से रोजगार की व्यवस्था भी कर दी। आज गजरी नरक भरी जिंदगी से छुटकारा पाकर सम्मान की जिंदगी जी रही है। एक दिन ऐसे ही जब कमली, पूर्वी और अमित और उसके पापा चारों ही मंदिर से घर लौट रहे थे, तो अचानक ही एक लड़की कमली के पैरों में आकर झुक गई और रोते हुए बोली, कमली माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन माँ आज मेरा साथ दीजिए, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर कमली ने उसे उठाते हुए कहा, निर्मा तुम? हाँ बड़ी माँ, हाँ कमली माँ, मैं निर्मा। माँ, उस दिन आपने उस लड़के के साथ मुझे रात को 12 बजे पकड़ लिया था, तो आपने मुझे मेरे भले के लिए समझाया था, लेकिन मैं अपने आप को बचाने के लिए और उस लड़के से कहीं मैं हमेशा के लिए अलग ना हो जाऊं, इसलिए मैंने आप पर ही झूठे लांछन लगा दिया, जिसकी वजह से आपको कितना कुछ सहन करना पड़ा, लोगों की कितनी गालियां आपको झेलनी पड़ी। लेकिन माँ, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। उस लड़के ने एक दिन मुझे धोखे से गांव के बाहर खेत में बुलाया और मुझे जबरदस्ती शराब पिला दी और शराब के नशे में मेरे साथ गलत काम किया और अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ भी मेरा बलात्कार किया। जब माँ मैं घर नहीं पहुँची तो मेरे माँ बापू ने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया। मैं खेत में शराब के नशे में बेहोश पड़ी हुई थी। जब मेरे माँ बापू ढूंढते ढूंढते गांव वालों के साथ खेत में पहुँचे तो वहाँ मुझे बदहाल अवस्था में देखकर परेशान हो गए। कमली माँ, मेरा बलात्कार हुआ है, मेरी इज्जत लुट चुकी है, ये बात गांव में आग की तरह फैल चुकी है। लोगों ने मेरा और माँ बापू का जीना दुश्वार कर दिया है, इसलिए माँ बापू मेरी शादी कर देना चाहते हैं। मुझसे इज्जत लुटी हुई और बलात्कार हुई लड़की से कोई अच्छे घर का बांका नौजवान तो शादी नहीं कर सकता, इसलिए मेरे माँ बापू ने मेरा रिश्ता 4 बच्चों के विदुर बाप के साथ तय कर दिया है। वह आदमी हमारे से शादी करने को भी राजी हो गया है। कमली माँ, कुछ ही दिनों में मेरी शादी है। कमली माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात मेरे होने वाले दूल्हे को पता नहीं है। मेरे माँ बापू चाहते हैं कि उन पर और कीचड़ ना उछले, इसलिए वह हमारा बच्चा मार देना चाहते हैं। कमली माँ, मुझे बचा लीजिए। मैं मेहनत मजदूरी कर कर अपने बच्चे का और अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन अपने बच्चे को कोख में नहीं मारूंगी। ये मेरा बच्चा है। उस बलात्कार की सजा मैं इस मासूम को क्यों दूं? मुझे ये शादी नहीं करनी कमली माँ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए माँ। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। शायद उस दिन मैं आपकी बात मान गई होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता माँ। आज मुझे गजरी भाभी ने आपके बारे में बताया था, इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर आपके पास आई हूँ। आप मेरी मदद करोगी ना बड़ी माँ? निर्मा ने कमली का हाथ पकड़कर कहा। ये देखकर अमित गुस्से में बोला, आज जब तुम पर परेशानी आई है तो तुम अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन जब मेरी माँ को धक्के देकर जानवरों की तरह घर से बेदखल किया गया था, उस दिन तुम्हें इस पर दया नहीं आई। उस दिन तो तुझे इस पर दया नहीं आई और आज तुम खुद दया करने की बात कर रही हो। ये सुनकर कमली बोली, अमित बेटा, आज इसे अपने किए की सजा मिल गई है, लेकिन बेटा, किसी को अपने किए का पछतावा हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बेटा, हमने संस्था का निर्माण इसीलिए किया है कि हम बेबस, लाचार और बेसहारा लड़कियों की मदद कर सकें, और उनमें से निर्मा भी एक है। हमें उसकी मदद भी करनी पड़ेगी। ये सुनकर अमित चुप हो गया। तब कमली निर्मा की ओर मुड़ते हुए बोली, निर्मा तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तब कमली निर्मा को लेकर अपने साथ घर ले आई। कमली और निर्मा द्वारा गुनहगारों के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवाया गया। कमली और पूर्वी के साथ साथ अमित और यशोधर बाबू ने भी कोशिश की और आखिर में और औरतों की तरह निर्मा को भी न्याय मिला और उसके गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 7 साल जेल की सजा और 70,000 का जुर्माना लगाया गया। कमली ने निर्मा का पूरा साथ दिया। कुछ दिनों बाद निर्मा ने भी एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, जिसे अमित और पूर्वी ने गोद ले लिया। यशोधर बाबू के एक दोस्त ने अपने बेटे के लिए निर्मा का हाथ मांगा। ये सुनकर कमली ने यशोधर बाबू के दोस्त से कहा, अजीत जी, आप शायद निर्मा के बारे में सच्चाई नहीं जानते। ये सुनकर अजीत जी बोले, मुझे सब मालूम है। यशोधर ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। गलती किससे नहीं होती, हर किसी से होती है।
अगर जो कुछ निर्मा के साथ हुआ है, अगर मेरी बेटी के साथ होता तो मैं क्या करता। निर्मा मेरी बेटी जैसी ही है और वह आपकी बेटी है, इससे बड़ी और मेरे लिए क्या बात हो सकती है। जब ये बात निर्मा ने सुनी तो वही डरते हुए बोली, कमली माँ, मुझे अब इन सब से डर लगता है। लेकिन कमली ने उसे प्यार से समझा दिया और कहा, बेटी, जिंदगी में आगे बढ़ना ही समझदारी है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। निर्मा की धूमधाम से सगाई हो गई। एक दिन सभी लोग मंदिर गए हुए थे तो वहां खड़ी हुई मोहल्ले की कुछ औरतों ने व्यंग कसते हुए कमली के बारे में कहा। कमली और यशोधर बाबू के रिश्ते को लेकर बातें बनाई। ये सुनकर अमित गुस्से में हो गया। तब वह औरतें कहने लगीं, अरे इतने ही गुस्से में हो तो फिर जरा हमें भी बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारे पापा और इस औरत का? तुम इसे माँ कहकर बुलाते हो। ये सुनकर अमित गुस्से में बोला, माँ है वह मेरी। तब वे औरतें बोलीं, माँ कहने से कोई माँ नहीं हो जाती। ना तो उसने तुम्हें जन्म दिया है और ना ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो भला कहने से ही वो तुम्हारी माँ थोड़ी ना हो गई। तब अमित कुछ कहता तो यशोधर बाबू ने उसे इशारे से चुप रहने के लिए कह दिया। वे नहीं चाहते थे कि किसी को भी अमित और कमली के रिश्ते के बारे में पता चले। तब और भी औरतों का मुंह बंद करने के लिए पूर्वी आगे बढ़ी और बोली, आप चाहते हो ना पापा जी और माँ जी के बीच क्या रिश्ता है, तो मैं बताती हूँ क्या रिश्ता है उन दोनों के बीच में। ये कहकर पूर्वी मंदिर में से सिंदूर की डिब्बी उठाकर लाई और बोली, पापा जी, आप माँ जी की सबके सामने मांग भर दीजिए। ये सुनकर कमली बोली, तुम पागल तो नहीं हो गई हो पूर्वी? तब पूर्वी बोली, हाँ मैं पागल हो गई हूँ। आप सबके प्यार और अपनापन ने मुझे पागल कर दिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम हंसी खुशी रहें, हम सब मिलजुल कर रहें। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आप मुझे खुश देखना चाहती हैं उसी तरह आप भी खुश रहें। हाँ पापा, हम भी यही चाहते हैं कि आप और माँ की दोनों अपने रिश्ते को दुनिया के सामने नाम दें। हम जानते हैं आप दोनों ने कभी भी एक दूसरे को इस नज़र से नहीं देखा, लेकिन प्लीज आप आज हमारे लिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। ये सुनकर कमली और यशोधर बाबू कुछ नहीं बोले। तब पूर्वी ने आगे बढ़कर सिंदूर की डिबिया उनके आगे कर दी। यशोधर बाबू ने कमली की तरफ देखा तो कमली ने आंखों ही आंखों में उसे भी अपनी सहमति दे दी। तो यशोधर बाबू ने डिब्बी में से सिंदूर लेकर कमली की मांग भर दी और उसी मंदिर में सादर ढंग से उनकी शादी हो गई। आज निर्मा की शादी थी, तभी कमली के पूर्व पति और कमली की सौतन यानी निर्मा की माँ वहां आ गई। कमली को देखकर उन लोगों ने शर्म से अपनी नजरें नीची कर लीं और हाथ जोड़कर कमली से माफी मांगने लगे। निर्मा की माँ कमली के पैरों में गिर गई और कहने लगी, जी मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन हमने आपके साथ इतना गलत किया, लेकिन आपने हमारी बेटी की जिंदगी ही संवार दी। ये कहकर वह कमली के पैरों में झुक गई। यशोधर बाबू, अमित, पूर्वी और सब लोग ये नज़ारा देख रहे थे। तब कमली ने कहा कि आप लोगों को आपके किए की सजा मिल गई है। निर्मा मेरी बेटी जैसी है, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। मैंने हमेशा से उसे अपनी सगी बेटी से बढ़कर माना है। चाहे आप लोगों को मैं सबके सामने माफ़ कर दूं, लेकिन दिल से कभी माफ़ नहीं करूंगी। आपको चाहे भगवान भी माफ़ कर दे, लेकिन मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी। तभी पंडित जी ने कहा कि कन्या के कन्यादान के लिए लड़की के माँ बाप आगे आ जाएं। ये सुनकर निर्मा की माँ ने निर्मा के बापू से कहा, चलो हमारी बेटी का कन्यादान करना है। वह लोग जैसे ही कन्यादान करने के लिए आगे बढ़े तो निर्मा खड़े होते हुए बोली, नहीं, आप लोग मेरा कन्यादान नहीं करेंगे। ये सुनकर सभी लोग हैरानी से निर्मा की तरफ देखने लगे। तब निर्मा आगे बढ़कर कमली के पास आकर बोली, माँ आप ही मेरी सगी माँ हो। और आप यशोधर बाबू की तरफ देखते हुए बोली, पापा ही मेरा कन्यादान करेंगे। ये सुनकर निर्मा के माँ बापू की नजरें नीची हो गईं। तब कमली की आंखों में आंसू आ गए। आज उसे वह सब कुछ मिल गया था जो उसे चाहिए था। वह प्यार, वह सम्मान, वह अपनापन, वह माँ बनने का सौभाग्य उसे प्राप्त हो गया था। तब यशोधर बाबू ने कमली से कहा, जल्दी चलो, हमें अपनी बेटी का कन्यादान करना है। ये सुनकर कमली मुस्कुराते हुए और अपने आंसू पोंछकर निर्मा का कन्यादान करने के लिए आगे बढ़ गई। निर्मा के माँ बापू नजरें किए अपनी गलती पर पछता रहे थे और अपने अपराध पर शर्मिंदा कमली और यशोधर बाबू को निर्मा का कन्यादान करते हुए देख रहे थे। लेकिन आज उनके दिल में कमली के लिए नफरत नहीं बल्कि सम्मान था।
तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।